हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 में से सम नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 एंड अप टू सो ऑन इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एपी हमें दी गई है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमें ये बताना है कि इस एपी की कौन से नंबर की टर्म इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो क्योंकि ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यानी कि ये बात यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि इसी तरह से अगर हम एपी की टर्म्स को लिखते जाएं तो कहीं ना कहीं पर इस एपी के अंदर नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली एपी है। और हमें यही बताना है कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी जहाँ पर इस एपी में नेगेटिव टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसके सोल्यूशन में कि द गिवन एपी इज़ 121, 117, 113 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 121। जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा यानी कि जो डी की वैल्यू है वो 117 में से 121 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डी आ जाएगा -4। तो क्योंकि ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव ही आया है। तो हम अब यहाँ पर सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि अगर ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या इस एपी में कहीं पर किसी भी नंबर में 0 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लेट करके चल रहे हैं कि इस एपी की जो nth नंबर की टर्म है वो 0 है, यानी कि यहाँ पर हम an को 0 के इक्वल लेट करके चल रहे हैं और यहाँ पर हम अब n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने an का फॉर्मूला यूज़ किया है जो होता है a + n-1 इंटू डी। इसमें हमने a की वैल्यू को पुट किया है 121, d की वैल्यू को पुट किया है -4 और n की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। और an को हमने 0 के इक्वल इसलिए रखा है क्योंकि 0 के बाद ही इस AP में नेगेटिव टर्म आना स्टार्ट होंगी। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -4 को n से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा -4n, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा +4। देन जब हम 121 और 4 को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा 125 और उसके बाद इस -4n को हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख सकते हैं। फिर इस 125 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये हो जाएगा नेगेटिव। इसके बाद हम माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे और 4 को लेकर जाएंगे 125 के डिवाइड में। तो जब 125 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके हमें n की वैल्यू मिलती है 31.25, जो कि एक डेसिमल का नंबर है। जबकि किसी भी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में ही होती है, वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आ सकती। बट क्योंकि यहाँ पर हम an को 0 के इक्वल लेट करके चले थे और हमें पता है कि 0 के बाद ही नेगेटिव टर्म आना स्टार्ट होंगी, तो हम यहाँ पर 31.25 के बाद जो इंटीजर होता है 32, हम ये कह सकते हैं कि इस एपी के अंदर जो 32वें नंबर की टर्म होगी यानी कि जो 32nd नंबर की टर्म होगी वो एक नेगेटिव टर्म होगी। तो इसलिए इसके आंसर में अब हम लिख सकते हैं हैंस 32nd टर्म यानी कि 32वीं टर्म जो इस एपी की है दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। इसके बाद सम नंबर 2। तो यहाँ पर सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6 and their product is 8. So find the sum of first 16 terms of the AP. तो हमें यहाँ पर दो सिचुएशन दी गई हैं जिसमें से फर्स्ट ये है कि किसी AP में थर्ड एंड 7th टर्म का जो सम है वो 6 है और इन्हीं दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। और इसका यूज़ करके हमें ये फाइंड करना है कि उस एपी की फर्स्ट 16 टर्म्स का सम क्या होगा, यानी कि S16 को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि थर्ड एंड 7th टर्म का सम 6, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि A3 + A7 = 6। अब यहाँ पर A3 को ओपन करके हम लिख सकते हैं A + 2D और A7 को ओपन करके हम लिख सकते हैं A + 6D और राइट हैंड साइड में यहाँ पर है 6। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो A + A यानी कि 2A, इसके बाद 2D + 6D यानी कि 8D एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पर है 6। और ये जो इक्वेशन हमारे पास है हम इसकी टर्म्स को छोटा कर सकते हैं इसकी सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड करके।
तो जब हम यहाँ पर इनकी सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास आ जाएगा a, सेकंड टर्म में हो जाएगा 4d और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 3। इसके बाद हम यहाँ पर a को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 4d को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो है a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद स्टेटमेंट में आगे कहा गया था कि थर्ड एंड सेवन्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 है, यानी कि a3 इंटू a7 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर अगेन हम a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d और a7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d और राइट हैंड साइड में यहाँ पर है 8। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर a की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आपको पता है कि इक्वेशन 1 में जो a की वैल्यू है वो है 3 माइनस 4d, तो इसलिए यहाँ पर इस a की जगह पर हमने लिख दिया है 3 माइनस 4d को और इसके बाद इस a की जगह पर भी हमने लिख दिया है 3 माइनस 4d को, जबकि 2d एंड 6d ये यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिखे हुए हैं और राइट हैंड साइड में यहाँ हमारे पास है 8। तो इस तरह से इस वाले स्टेप के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स d की फॉर्म में हो गई हैं और अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करके d की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद माइनस 4d एंड प्लस 2d, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2d। देन सेकेंड ब्रैकेट के लिए इस 3 को यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिख दिया है और माइनस 4d प्लस 6d, तो ये आ जाएगा प्लस 2d और राइट हैंड साइड में 8 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम a का स्क्वायर करेंगे यानी कि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। फिर जब हम b यानी कि 2d का स्क्वायर करेंगे तो 2d का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4d स्क्वायर। इसके बाद हम 4d स्क्वायर को अगर एक दूसरी साइड में ले जाएं पॉजिटिव में, तो दूसरी साइड में हम फिर लिख सकते हैं 9 और इस माइनस 8 को, क्योंकि 8 उस 9 के पास जाकर माइनस में हो जाएगा और 9 माइनस 8 यानी कि 1। तो इस तरह से 4d स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। और जब हम 4 को 1 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये हम लिख सकते हैं कि d स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 4। अब जब हम यहाँ पर इस स्क्वायर को 1/4 के पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये स्टेप लिखा हुआ है कि d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 और स्क्वायर को हम दूसरी साइड में लेकर जाएंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। और जब भी स्क्वायर को हम दूसरी साइड रूट की फॉर्म में लेकर जाते हैं तो हमें वहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी यूज़ करना होता है। इसके बाद 1 का रूट एज इट इज़ हम 1 लिख देंगे और 4 का रूट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पर इसके आगे प्लस माइनस का साइन है, यानी कि यहाँ पर d की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक है प्लस 1/2 और एक है माइनस 1/2। तो पहली कंडीशन जो है, यानी कि अगर हम d को पॉजिटिव 1/2 लेकर चलते हैं और इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी इस सम के अंदर a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d और यहाँ पर हम d की जगह पर पुट कर देंगे 1/2 को। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, उसके बाद 3 में से 2 को माइनस करके हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जो d की वैल्यू अगर 1/2 हम लेते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1। और सेकंड कंडीशन, अगर हम d की वैल्यू को -1/2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी कि a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d में, इस इक्वेशन में अगर हम d की वैल्यू को पुट करते हैं -1/2 तो यहाँ पर 2 से 4 को हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव के साइन थे तो माइनस माइनस मिलकर ये हो जाएगा प्लस में, तो इस तरह से 3 + 2 यानी कि 5। तो इस तरह से जो सेकंड कंडीशन है इसमें d की वैल्यू है -1/2 और a की वैल्यू है 5। और फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास d की वैल्यू है +1/2 और उसमें हमारे पास a की वैल्यू आई थी 1। तो इन दोनों कंडीशन में अलग अलग हमें फाइंड करना है S16 को, यानी कि 16 टर्म्स के सम को। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn का।
जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर 2a के बाद प्लस का साइन आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम सबसे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू पुट करेंगे 1, d की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 और n की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 16, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि 16 टर्म्स के सम को फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने n की जगह पर पुट कर दिया है 16 को, a की जगह पर पुट कर दिया है 1 को और d की जगह पर हमने यहाँ पुट कर दिया है 1/2 को। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 से 16 को हम डिवाइड कर सकते हैं 8 पर, 2 और 1 का प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा 2, 16 माइनस 1 यानी कि 15 और 15 को जब 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 15/2। इसके बाद हम यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 × 19। आप ये देख सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर है 8 और ब्रैकेट के अंदर है 2 + 15/2, यानी कि हम यहाँ पर एलसीएम लेकर इनको ऐड कर सकते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर 8 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम लेंगे 2 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 प्लस में 15। तो 2 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 4 पर, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, और ब्रैकेट के अंदर 4 + 15 यानी कि हम लिख सकते हैं 19। और इस तरह से 4 × 19 यानी कि इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 76। इसके बाद सेकंड कंडीशन, यानी कि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हम SN के फॉर्मूले में a की वैल्यू को पुट करेंगे 5, d की वैल्यू को पुट करेंगे -1/2 और n की वैल्यू को अगेन हम पुट करेंगे 16। तो आप देख सकते हो कि SN के फॉर्मूले में हमने n को 16, a को 5 और d को -1/2 पुट कर दिया है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 16 को हम डिवाइड कर सकते हैं 8 पर। इसके बाद 2 × 5 यानी कि 10, 16 - 1 यानी कि 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय -1/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आप देख सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर जो 8 है उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो है 10, इसके बाद है 15 × -1/2 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -15/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा 2 की मल्टीप्लाई 10 से यानी कि 20 एंड देन 20 - 15 और 20 - 15 हमारे पास हो जाएगा 5/2, जिसको हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर 2 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं 4 पर और 4 और 5 का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 20। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर टोटल 2 आंसर हैं। तो फर्स्ट आंसर तो ये है कि इस एपी की 16 टर्म्स का सम होगा 76 और सेकंड आंसर हमारे पास ये है कि इसी एपी में जो 16 टर्म है उनका सम हो जाएगा 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, A ladder has rungs 25 cm apart. See figure. The rungs decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक डायग्राम आपको दिया गया है एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी का, जिसके अंदर इस तरह से रंग्स को लगाया गया है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि उस लैडर यानी कि उस सीढ़ी के अंदर इस तरह से रंग्स को लगाया गया है। रंग्स यानी कि सीढ़ी का वो पार्ट जिसका सपोर्ट लेकर कोई भी पर्सन उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे बॉटम यानी कि सबसे नीचे वाला रंग है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और ये इनकी लेंथ डिक्रीज़ होते हुए सबसे ऊपर वाले रंग की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें स्टेटमेंट में दी गई है 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5/2 मीटर। और अगर 5/2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 5/2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से 100 को डिवाइड किया जा सकता है 50 पर। इसके बाद 50 × 5 यानी कि 250 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप एंड बॉटम रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। और जितने भी रंग्स यहाँ पर इस लैडर इस सीढ़ी में लगाए गए हैं उन सभी के बीच की जो
कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना होगा कि इस लैडर के अंदर टोटल कितने रंग्स का यूज़ किया गया है, उसके बाद हम उनकी टोटल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है हमें स्टेटमेंट के अंदर कि नंबर ऑफ रंग्स इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाय 25 प्लस 1, यानी कि इसको सोल्व करके हम टोटल नंबर ऑफ रंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 250 का मतलब ये है कि टॉप एंड बॉटम रंग्स के बीच की डिस्टेंस जो हमें मीटर में गिवन थी और अभी मैंने आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाया, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हम इसको लिख सकते हैं 250 सेंटीमीटर, और इसके डिवाइड में है 25, क्योंकि हर एक कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच की डिस्टेंस है 25। तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 10 से, और 10 के अंदर हमें 1 को ऐड करना है, तो इस तरह से 10 + 1 यानी कि 11। तो हम ये कह सकते हैं कि उस लैडर के अंदर टोटल 11 रंग्स को यूज़ किया गया है। इसको आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हो कि अगर हम 250 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को टोटल लें और उनमें हम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रंग्स को लगाते हैं, तो वहाँ पर टोटल 11 रंग्स का यूज़ होगा। आप इस तरह से इसको देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से हम उस लैडर के अंदर रंग्स को लगा सकते हैं। और जैसे कि मैं स्टेटमेंट में कहा गया था कि टॉप एंड बॉटम रंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 250 सेंटीमीटर, और सभी कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 25। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर इनकी टोटल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो आप ये देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि आपको 10 टाइम्स 25 लेना है। तो अगर आप 10 से 25 को मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 250 सेंटीमीटर ही है, जो कि हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन थी। और अगर हम अब इन रंग्स को काउंट करके देखें कि कितने रंग्स यहाँ पर इस 250 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में यूज़ हुए हैं, तो आप इनको ईजिली काउंट कर सकते हो। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो इस तरह से भी हम ये काउंट कर सकते हैं कि कितने रंग्स वहाँ पर यूज़ किए गए हैं, या फिर हम इसको कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने रंग्स वहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो अब सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन डिस्टेंस बिटवीन द रंग्स इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, जैसे कि हमें दिया गया है कि सभी कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले रंग्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 250 सेंटीमीटर। और टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करने के लिए, जैसे कि हमें स्टेटमेंट के साथ हिंट दिया भी गया था कि 250 डिवाइड बाय 25 एंड प्लस 1, तो यहाँ पर हम 25 से 250 को डिवाइड करेंगे 10 पर, और 10 के अंदर अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। और अभी मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से भी बताया था कि 250 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में 11 रंग्स का यूज़ किया गया है। सो from the given figure we can observe that the length of the rungs decrease uniformly, hence we can conclude that they will be in an AP। तो ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो सबसे नीचे वाला रंग है उसकी लेंथ है 45, उसके बाद ऊपर तक उन सभी रंग्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और सबसे ऊपर वाले रंग की जो लेंथ है वो बचेगी 25। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली डिक्रीमेंट उनमें हो रहा है, तो हम इस सीरीज़ को एक AP कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए the length of the wood required for the rungs equal the sum of all the terms of this AP। तो यहाँ पर उस वुड की टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हम इस AP की सभी टर्म्स के सम को फाइंड आउट करेंगे।
तो जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है यानी कि सबसे पहले वाले रंग की जो लेंथ है वो हमें स्टेटमेंट में कहा गया है 45, और सबसे लास्ट यानी कि सबसे ऊपर जो रंग को लगाया गया है जो वहाँ पर सीढ़ी के अंदर यूज़ हुआ है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो हैं वो हैं 11। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन का। तो क्योंकि यहाँ पर हमें डी की वैल्यू नहीं पता है तो इसलिए हम एस एन का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ पर ए एन की जगह पर हम एल को भी लिख सकते हैं, तो इसलिए n/2 इंटू ए प्लस ए एल। तो n की वैल्यू को हमने पुट किया है 11, ए की वैल्यू को पुट किया है 45, और एल यानी कि लास्ट टर्म में हमने पुट कर दिया है 25। इसके बाद 45 प्लस 25 यानी कि 70, और अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 70 को 35 पर। इसके बाद 35 इंटू 11 यानी कि 385 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इज़ 385 सेंटीमीटर। यानी उस लैडर उस सीढ़ी के अंदर 11 रंग्स को लगाने के लिए हमें 385 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वुड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये थे एक्सरसाइज 5.4 के सम नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।